हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी वीडियो का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी डाउट रहा तो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कमेंट कर लें और वीडियो को पूरा देख लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, आपका पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले आप एक चीज़ और पढ़ लोगे, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो नोटबुक लेकर इसे लिख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रो का? चार्ज होता है। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इन अ रेस्ट। जब भी चार्ज को रेस्ट में रखकर पढ़ा जाए तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। क्लियर हुआ? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है, स्टडी ऑफ चार्ज ऑन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज ऑन रेस्ट रहेगा। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, थोड़ा सा और डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, क्वेश्चन ये राइज होता है कि चार्ज कब रेस्ट में होगा, ठीक है, चार्ज रेस्ट में कब होगा। अब बात करूँ अगर चार्ज की, तो चार्ज ऑलवेज इन अ मोशन। हमेशा बात याद रखें, चार्ज हमेशा किस में रहता है? मोशन में रहता है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको एक चीज़ के बारे में जिसको आप इंसुलेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंसुलेटर, ठीक है। अब बात आएगी व्हाट इज़ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? हमने ये पढ़ा था इंसुलेटर के बारे में कि उसमें चार्ज मूव नहीं करता, विच कांट अलो चार्ज टू पास थ्रू दैट। क्लियर? जो चार्ज को अपने अंदर से पास ना होने दे, ये वर्ड याद रखें, जो चार्ज को अपने अंदर से पास ना होने दे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि चार्ज पास नहीं होता। हमने ये तो नहीं ना कहा कि उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक पेन था ये, ठीक है, इस पेन को आपने इस जगह से रब कर लिया किसी चीज़ के साथ, ज़मीन के साथ, पत्थर के साथ, अपने सर के साथ रब कर लिया, ठीक है। तो रब करने की वजह से जिस जगह पे आपने रब किया उस जगह, वो जगह क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। पेन प्लास्टिक का था, तो प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर में जिस जगह पे आपने उसे रब किया, रगड़ा, जब वो रगड़ खाएगा चीज़ों के साथ तो उसके अंदर क्या क्रिएट होगा? चार्ज। और वो चार्ज मूव नहीं हो पाएगा। यहाँ बना ना यहाँ पर, और यहीं रुका रहेगा। जहाँ चार्ज बना इस जगह पे, वो चार्ज वहीं रुका रहेगा, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। और जो स्मॉल चार्ज बना वो वहीं रहेगा और वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम बचपन में कभी खेलते थे, पेन को रब करते थे सर के साथ, तो डस्ट के पास लेके जाते थे तो वो डस्ट को अपनी तरफ क्या करता था? खींचता था, क्योंकि पेन जो है जिस जगह पे आपने रब किया होता था वो चार्ज हो जाता था, और चार्ज बॉडी अपनी तरफ चीज़ों को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये आया इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा आता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको दो तरह से पढ़ेंगे। एक होता है स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज किस में हो? मोशन में। आप पूछोगे कैसे? अब चार्ज रेस्ट में था। चार्ज जब भी कंडक्टर की बात करेंगे, इंसुलेटर को छोड़ के जब भी किसकी बात करेंगे? कंडक्टर की, तो इसके अंदर से चार्ज पास हो सकता है, और चार्ज हमेशा किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंडक्टर के केस में चार्ज किस में रहता है? मोशन में। और इंसुलेटर के केस में चार्ज किस में रहता है? रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो इसमें स्टडी ऑफ चार्ज इन किस में कर सकते हो? रेस्ट में हो। इसमें स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन करोगे। क्लियर? तो चार्ज हमेशा मोशन में रहता है, मगर इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर सकता, तो रेस्ट में रहेगा। एक और, ठीक है, साथ में इसे बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये डेफिनेशन आपको मैक्सिमम बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी। द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कितनी स्पीड से, रेट बताया था मैंने, स्पीड, रफ्तार, किस रफ्तार से चार्ज फ्लो करता है, कहाँ से? किसी भी जगह से, ठीक है, किसी भी जगह से चार्ज जो है वो फ्लो करता है, किस रफ्तार से करता है, उसे क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट कहते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के जो यूनिट्स हैं ये याद रखना, एम्पेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं?
एम्पेयर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखा ना ध्यान से कि कंफ्यूजिंग चीज़ क्या रहेगी। मान लो कि आपने एक बड़ा सा मेटल ले लिया, तो यहाँ पर मैंने कहीं पे वायर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस लाइन में मैंने वायर को कनेक्ट किया, इस लाइन पे वायर को कनेक्ट किया है, तो चार्ज जो था उसकी डायरेक्शन ये होनी थी, फ्लो करने वाली ये डायरेक्शन होनी थी, वो यहाँ से यहाँ जाता, इस तरफ जाता। मगर हुआ क्या कि चार्ज आपको यहाँ भी दिखेगा, 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 हर जगह आपको चार्ज महसूस होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, चार्ज किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड, इसी वजह से इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम एक वायर के अंदर से चार्ज को पास करते हैं, ये वायर थी, अब वायर में डायरेक्शन तो एक ही है, ये वाली सीधी सीधी आगे जा रही है, ये डायरेक्शन है, और चार्ज पीछे तो जा नहीं सकेगा क्योंकि पीछे से और चार्ज आ रहा है, और कहाँ जाएगा चार्ज, आगे की तरफ जाता जाएगा चार्ज, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर पाता है। तो इस केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मगर चार्ज कभी भी वेक्टर क्वांटिटी या करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, और स्केलर क्वांटिटी होगा, याद रखें। अगला है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेक्स अ बैंग व्हेन इट इज़ ब्रोकन बिकॉज देयर इज़ अ वैक्यूम इनसाइड। व्हाट इज़ वैक्यूम? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होता है वो मीडियम, वो जगह जहाँ पे एयर ना हो, ठीक है। तो बल्ब जो है ग्लो तभी कर पाता है, उसके अंदर गैसेस डाली होती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और बल्ब की जो बीच की वायर होती है, जैसे बल्ब के बीच में ऐसे करके एक वायर यूज़ की होती है, वो एक स्पेशल तरह के मटेरियल से बनी होती है जिसको टंगस्टन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टंगस्टन कहते हैं, ठीक है, याद रहेंगे रखेंगे। तो आगे चलिए, एक और है, अननाउन रेजिस्टेंस। कभी भी अगर कहीं पे भी यूज़ किया होगा तो उसे शंट कहते हैं। शंट, शंट एक वायर है जो रेजिस्टेंस का काम करता है। आप पूछोगे ये रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है, किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ चार्ज को, चार्ज के फ्लो को क्या करेगा? अपोज करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा, याद रखना। मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे फ्लो करने से रोकेगा, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर ये बात मेरी? आगे एक और डिवाइस का नाम दिया गैल्वेनोमीटर। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखना। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मेयर करने के लिए एमीटर। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, एमीटर एक डिवाइस है जो मेयर करता है, किसको मेयर करता है? करंट को। किसको मेयर करता है? करंट को। और ये डिटेक्ट करता है, ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है कि करंट सर्किट में है या नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ जो पॉइंट दिया था वो पॉइंट क्या था कि गल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट इनटू एमीटर। हम एक गल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में, ठीक है, जब कनेक्ट करते हैं शंट पैरेलल टू इट, शंट को उसके पैरेलल में। शंट क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस वाली एक पतली सी वायर, जब उसके पैरेलल में, गल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे शंट को, तो वो एमीटर बन जाएगा और करंट को मेजर करना शुरू कर लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो एमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी। गल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वोल्ट मीटर भी कर सकते हो, मगर हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर? आगे चलिए, सोडियम एंड मर्कुरी, ठीक है, स्ट्रीट लैंप लाइट अप ड्यू टू द एटॉमिक इमिशन। जो सोडियम और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता था पहले, ठीक है, स्ट्रीट लैंप को लाइटनिंग करने के लिए, उसमें जो फिनोमेनन यूज़ किया जाता था वो था एटॉमिक इमिशन, याद रखेंगे। आगे चलिए, द पर्पस ऑफ चोक coil is fluorescent is due to the high voltage to ionize the gas in the tube required for the high voltage to flow through filament। चोक का इस्तेमाल करते हैं फ्लोरिसेंट ट्यूब के अंदर। फ्लोरिसेंट ट्यूब देखा होगा आपने, जो एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो उसी में यूज़ होता है, याद रखना। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फ्लोरिसेंट याद रखना, बड़े पेपर में कहीं आया तो टिक कर सकते हैं आप। क्लियर? कुछ टॉपिक यहाँ दिए नहीं है, थोड़ा शॉर्ट चला गया, ठीक है, नोट्स में, तो हम थोड़ा और डिस्कस करने की बात करते हैं। एक और आपने वर्ड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, याद रखेंगे आप। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली पढ़ाता हूँ, इसको याद रहेगा। मान लो कि जहाँ चार्ज बनता है वो जगह क्या है? इन्फिनिटी।
हमें नहीं पता कि हमारे घर में जो चार्ज आता है वो आता तो है, मगर आता कहाँ से वो पता नहीं है। तो उसको मैंने कितना मान दिया, इन्फिनिटी मान दिया। क्या मान दिया, उस जगह को मैंने इन्फिनिटी मान दिया। और इन्फिनिटी से मेरा घर जो है वो ए है, मान लो यहाँ तक चार्ज को लाया मैंने, ठीक है। मतलब इस इन्फिनिटी से चार्ज को किसी ए के घर पे चार्ज को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम, और उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। किसी इन्फाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को किसी एक जगह पे लाने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर, जैसे हिंदी में बोला वैसे ही लिख लो, हमें कौन सा वहाँ पे जाके मतलब रटाई कर मारना है, वहीं पे डेफिनेशन लिखी होगी, कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी से किसी जगह पर चार्ज को लाने को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हो वी से, वी इज़ अ वोल्ट, ये होता है वर्क अपॉन टाइम, कितना काम किया, सॉरी वर्क अपॉन चार्ज, क्या रहेगा, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर, ये क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, याद रहेगा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, याद रखना, वर्क अपॉन चार्ज। और एसआई यूनिट इसके क्या होते हैं, वी, वी मतलब वोल्ट, याद रखना। और वोल्ट को मेयर करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेयर करने के लिए हमारे घरों में वोल्ट को मेयर करने के लिए घरों में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हो आप, कौन सा, वोल्ट मीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट करते हो, जो मेयर करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको मेयर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेयर करता है। अगला टॉपिक आपका रहेगा व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इतना याद रखेंगे ओम्स लॉ के लिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये है ओम्स लॉ। जॉर्ज सिमन ओम ने इसको दिया था। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट, याद रहेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या होता है, करंट। मतलब अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो कैसे पढ़ोगे, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो और एक और बात करेंगे इसी के ऊपर कि V डायरेक्टली डिपेंड था I के ऊपर। जब भी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इक्वल टू और कांस्टेंट लगाओगे, मैंने कांस्टेंट क्या लगा दी, R, R इज द कांस्टेंट, और उसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और ये अपोज करता है चार्ज को। तो इसको अगर इसके नीचे ले जाऊंगा तो रेजिस्टेंस कितना होता है, V अपॉन I, याद रहेगा। इससे कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर्किट की बात करता हूँ। सर्किट की बात करूँ अगर, तो सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ, याद रखना, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ ऑफ चार्ज, करंट, कुछ भी कह सकते हो। हमारे घरों में जो तारें बिछी है ना, घरों के अंदर इंटरनल जो स्ट्रक्चर बिछाया जाता है पूरा का पूरा तारों का, उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट ओपन भी होता है, क्लोज भी। स्विच ऑफ हुआ तो ओपन, स्विच ऑन किया तो क्लोज। और ये क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सकती है, इसे क्या बोलते हो, सर्किट कहते हो, याद रहेगा। और हमारे घरों में जो सर्किट है उसमें जो सर्किट बिछाया जाता है तो वो पैरेलल वाला होता है। कौन सा होता है, पैरेलल, पैरेलल होता है, याद रखना, पैरेलल होता है, याद रखोगे। पैरेलल सर्किट हमारे घरों में बिछाया जाता है, ठीक है। पैरेलल सर्किट घरों में बिछाया जाता है, ठीक है। सीरीज वाला नहीं बिछा सकते। अगर सीरीज में होगा ना, तो सीरीज में मान लो कि ये जस्ट लाइक एज एक वायर थी, एक बल्ब हमने यहाँ यूज़ कर लिया, एक बल्ब यहाँ यूज़ कर लिया, एक बल्ब यहाँ यूज़ कर लिया, एक बल्ब यहाँ यूज़ कर लिया। इसको ज़्यादा 100 वोल्ट मिलेगी, इसको 80 मिलेगी, इसको 60 मिलेगी, क्योंकि ये यूज़ करते जाएंगे। पहले इसने ज़्यादा यूज़ कर ली, जो बची इसको दी, जो बची इसको दी, और इसके पास तो 40 पहुँचेगी। मतलब लास्ट वाले के अंदर जो लाइट रहेगी, ब्राइटनेस रहेगी, वो थोड़ी कम रहेगी। इस वजह से हम सीरीज सर्किट नहीं यूज़ करते। हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं घरों में, पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हम घरों में कोई भी जो सर्किट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, पैरेलल, ठीक है। उसके बाद हम घरों में एक सेफ्टी फ्यूज़ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, सेफ्टी फ्यूज़। सेफ्टी फ्यूज़ पहले यूज़ होता था, आजकल उसकी जगह एमसीबी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो फिर भी देख लो, सेफ्टी फ्यूज़ था क्या, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम एक पतली सी वायर जोड़ लेते थे सर्किट के अंदर। अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता था थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होता था। क्या रेजिस्टेंस था, हाई रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा कि जैसे ही लोड बढ़ेगा इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर लोड बढ़ेगा तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो वायर टूट जाती थी, ठीक है। करंट फ्लो बंद हो जाती थी और सर्किट हमारा बच जाता था। एक चीज़ है। दूसरा ओवरलोडिंग, ठीक है। सेफ्टी फ्यूज़ का इस्तेमाल इसलिए करते थे, ठीक है। ये दो चीज़ों से बचाती थी। सेफ्टी फ्यूज़ हमें दो चीज़ों से बचाता था, एक ओवरलोडिंग से,
एक ओवरलोडिंग से बचाता था, ओवरलोडिंग याद रखेंगे, ओवरलोडिंग से बचाता था, और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग, की घरों में वर्ड यूज़ करते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाता था। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? दो तारों का जुड़ जाना। जब शॉर्ट सर्किट होता है हमारे घरों में, तो नोट कर लें, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे घरों में जो तारों का रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो तारें जल सकती हैं, तो उससे भी बचा लेता था। एक दूसरा ओवरलोडिंग क्या होता है कि आप एक ही बार में बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर लो, जिसमें करंट की डिमांड सर्किट में बढ़ जाएगी, और करंट कम आ रही होगी तो वो ज़्यादा करंट खींचने की कोशिश करेगा, तारों पे लोड बढ़ेगा और सर्किट जल सकता है, अप्लायंस जल सकती हैं, घरों में जो मशीन्स यूज़ कर रहे हो जल सकती हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम घरों में सेफ्टी फ्यूज़ यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? सेफ्टी फ्यूज़। एक लास्ट टॉपिक जो आपका यहाँ बचता है वो है इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज नाउन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, जिसे जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं इसको, और इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, इसको जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। याद रहेगा, इसे जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जोल ने दिया था जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, और यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा, जब गर्मियों में हम क्या करते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर से लाइट पास हो जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि जब करंट अंदर से पास होगी तो करंट के पास होने की वजह से, ठीक है, वो चीज़ गर्म हो जाती है। सर्दियों में वो गर्म नहीं होती, गर्मियों में वो चीज़ें क्या होती हैं? गर्म होती हैं। किसकी वजह से? जूल लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से, ठीक है। अब होता क्या है कि जब जब समर आती है, टेम्परेचर समर आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, समर की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। क्लियर? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, समर में जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ चार्ज होगा, तो या लॉस ऑफ करंट कह सकते हो, और जिस वजह से आपकी चीज़ें, फ़ोन, आपका चार्जर गर्म हो जाता है। दिस इज़ नाउन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, इस वजह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कम होता है। क्लियर? और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं? हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम करते हैं प्रेस में, आयरन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस, ओवन में यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें, हीटर हो गया, रूम हीटर, हीटर वगैरह जो भी होते हैं, ये सारी अप्लाइंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इनमें हम वही काम करते हैं ताकि रेजिस्टेंस बढ़े, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से लॉस ऑफ करंट होगा और चीज़ें गर्म होती हैं, और गर्म, उस गर्मी का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो ये आया इसकी एप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारे घरों में। बिजली की वजह से कोई भी चीज़ गर्म होती है तो किसकी वजह से होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से होती है। तो याद रखें, ये उसी का एक फिनोमिनन आता है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। क्लियर? ठीक है, तो इसका एक और है फॉर्मूला, याद रखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिनोट करते हैं एच से, ये होता है आई स्क्वायर आर टी। एच होता है हीट, आई करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टेम्परेचर, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखेंगे। जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी इसको कहते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट करें, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।